भारत ब्राजील में क्रिटिकल मिनरल समझौता। पीएम मोदी बोले 5 साल में $20 अरब व्यापार का लक्ष्य। राष्ट्रपति लूला ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी की भिवंडी कोर्ट में पेशी। हर्षवर्धन सतपाल को बनाया गया नया जमानतदार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर किया विरोध। पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा फैसला। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों को नहीं मिली बेल। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। कांग्रेस ने किया था शर्मनाक प्रदर्शन। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए वीरेंद्र सचदेवा बोले किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था एआई समिट। मनोज तिवारी ने कहा देश की जनता देगी जवाब। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुनिया में हलचल। ट्रंप ने जारी किया नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। नहीं बदलेगी ट्रेड डील। भारत को देना होगा टैरिफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर है। आज उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान लूला डी सिल्वा ने पहलगाम हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है। दूसरी ओर भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील ने अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि भारत को लेकर ब्राजील की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो भारत ब्राजील के रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ को भी मजबूत करेंगे ताकि दुनिया को दी बड़ी महाशक्तियों के बीच किसी नए शीत युद्ध जैसी स्थिति का सामना फिर न करना पड़े। लूला डी सिल्वा ने कहा कि मेरे प्रिय मित्र मोदी, इस देश में छठी बार आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और ब्राजील की यह मुलाकात बेहद खास है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में महाराष्ट्र भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। नेता प्रतिपक्ष का काफिला भिवंडी कोर्ट पहुंचा। हालांकि राहुल गांधी और उनके कुछ वकील ही अदालत के अंदर गए। इसके अलावा किसी और को कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं थी। बता दें कि राहुल गांधी लखनऊ के सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कल उनकी अदालत में पेशी थी और आज वो भिवंडी कोर्ट में एक दूसरे मामले में सुनवाई के लिए पेश हुए। सुनवाई के बाद राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि ये मानहानि का मामला है। भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ है। इस मामले में जमानतदार रहे पूर्व शिवराज पाटिल का निधन हो गया है, जिसके चलते हमें नए जमानतदार की जरूरत पड़ी। वहीं मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और इसे एआई शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जवाब बताया। इस खबर में बात एआई समिट के दौरान प्रदर्शन की। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका को खारिज करते हुए 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शुक्रवार को हुए हंगामे के सिलसिले में गिरफ्तार इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट ने आज 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने मामले में दर्ज एफआईआर में कार्यकर्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इंटरनेशनल नेताओं और जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में देश विरोधी नारे लगाए गए। रोकने पर पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। वहीं अदालत में बचाव पक्ष ने दलील दी कि सभी कथित आरोपी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सभी ने प्रदर्शन करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, मगर कोर्ट ने सारी दलीलों को खारिज करते हुए आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने अपनी टी-शर्ट उतारकर पीएम मोदी के खिलाफ जोर शोर से नारे लगाए। इस पर कई आपत्तिजनक संदेश लिखे गए थे। और अब बात कांग्रेस के जवाब में बीजेपी के प्रदर्शन की। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन के दौरान वीरेंद्र सचदेवा 24 अकबर रोड के बाहर बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे। वहां से हटाने के लिए पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। हालांकि थोड़ी देर बाद ही प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा को छोड़ दिया गया।
बीजेपी के कार्यकर्ता और सीनियर नेता सड़क पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, इस घटना से स्पष्ट है कि राहुल गांधी इस स्तर पर गिर गए हैं कि वे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। यह एआई समिट किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये राष्ट्र का कार्यक्रम था। इसमें पूरे विश्व के प्रतिनिधि आए थे। इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे थे? ये राष्ट्र की साख को भट्टा लगाना था। इसका हम विरोध करते हैं। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा देश विरोधी कृत्य किया है जिसकी भारत की जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों ने एआई इम्पैक्ट समिट, जो भारत का गौरव बना हुआ है, उसे बदनाम करने की कोशिश एक गद्दारी, देशद्रोह है। देश की जनता इसका जवाब देगी। वह उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अन्नदाताओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकारी आवास से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत करोड़ों रुपए की सहायता राशि बांटी। सहायता राशि बांटने के अलावा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल से ही वर्चुअल माध्यम से कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारजनों के खाते में कुल 460 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,51,000 किसानों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3,500 लाभार्थी परिवार को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन का पहला कदम आपदा मित्र ही हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में बड़ा अभियान शुरू किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर डेटा और फोटो दिखा दिए। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा था। उनके मुताबिक दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए थे। विमान में सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे, जिसमें आग भड़ गई। सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर साजिश की बात करें तो ये 2 तरह की हो सकती है, राजनीतिक या व्यवसायिक। अभी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में किस तरह की साजिश शामिल है। इतना ही नहीं, रोहित ने आरोप लगाया कि अजित पवार प्लेन क्रैश के मामले को कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा है। बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे जय पवार ने 18 फरवरी को इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, वीएसआर वेंचर्स के विमानों को उड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होते। महाराष्ट्र के लोगों को इस दिल दहला देने वाली त्रासदी का पूरा, पारदर्शी और बिना किसी शक के सच जानने का अधिकार है। लाल किला और देश के बड़े मंदिर आतंकियों के निशाने पर है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर बताया है कि दिल्ली में लाल किले के सामने बम धमाका करने की साजिश आतंकी रच रहे हैं। इसके साथ ही चांदनी चौक स्थित मंदिर को भी आतंकी निशाना बना सकते हैं। एजेंसियों का कहना है कि लश्कर तैयबा आईईडी हमले की साजिश रच रहा है। दरअसल 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने के लिए लश्कर भारत में बड़ी आतंकी वारदात के फिराक में है। ऐसे में भारत के बड़े मंदिर लश्कर तैयबा के निशाने पर है। अलर्ट में विशेष रूप से चांदनी चौक इलाके के मंदिरों को खतरा बताया गया है। लाल किले से सटे चांदनी चौक में कई प्राचीन मंदिर जैसे दिगंबर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और शीशगंज गुरुद्वारा है। ये जगह रोजाना हजारों श्रद्धालुओं से भरी रहती है, जिससे हमले की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है। बता दें कि लाल किले के सामने पिछले साल नवंबर महीने में ही एक बड़ा बम धमाका हुआ था। विस्फोटक से भरी कार को आत्मघाती हमलावर ने ब्लास्ट कर दिया था। इस हमले में काफी लोगों की जान चली गई। अब फिर लाल किले के पास धमाके का अलर्ट है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। आखिरी खबर में बात अमेरिका की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार देने के फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हालांकि इस बड़े कानूनी झटके के बावजूद ट्रंप के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने भारत के साथ हुई व्यापारिक समझौते पर अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के साथ हुई डील के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से विचार किया जाएगा, तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, भारत के साथ हमारी डील बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ देगा, लेकिन अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ नहीं लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत अब समझ गया है कि व्यापार का सही तरीका क्या है। सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं।
ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उनके कड़े रुख और टैरिफ की धमकी के कारण ही भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करने का फैसला किया है। हालांकि ट्रंप ने इस फैसले की काट के रूप में एक नया रास्ता निकाला है। उन्होंने कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद एक नया कार्यकारी आदेश यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत अब दुनिया के सभी देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर 10% का नया वैश्विक टैरिफ लागू कर दिया गया है। पहले भारत के लिए दर 18% प्रस्तावित थी, लेकिन अब व्हाइट हाउस के अनुसार भारत को भी फिलहाल 10% ही की श्रेणी में रखा गया है।